नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है। बीजेपी के अंदर मंथन शुरू हो चुका है, इसकी भी खबरें। और इस बार के कार्यकाल में विपक्ष नरेंद्र मोदी के लिए सदन से लेकर सदन के बाहर तक मुश्किलें खड़ी करने का पूरा प्रयास करेगा, सरकार गिरे इसका प्रयास करेगा, ये तो सबको पता था। लेकिन बीजेपी और संघ, इनके बीच क्या तनाव की खबरें आने लगेंगी, इसकी चर्चा होने लगेगी, खुले तौर पर होने लगेगी, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा कि नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती ये सामने आकर खड़ी हो जाएगी कि क्या बीजेपी और संघ के बीच तनाव है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्या रास्ते अलग हो सकते हैं, तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। और इस वीडियो में आज इसी पर बात करूंगा कि क्या बीजेपी और संघ अलग हो सकते हैं और क्या उनके बीच वाकई में तनाव चल रहा है। दरअसल ये तनाव की खबरें और चर्चाएं इसलिए होनी शुरू हुई क्योंकि एक के बाद एक संघ के बड़े लोगों की तरफ से कुछ इस तरह के बयान आने शुरू हुए। जैसे अगर आप देखेंगे संघ का जो माउथ पीस है, ऑर्गेनाइजर, उसमें लेख छपता है जिसमें कहा जाता है कि माउथ पीस ऑर्गेनाइजर स्लैम्स मोदीज पार्टी फॉर ओवर कॉन्फिडेंस। यानी जो आरोप कहीं आप विपक्ष के मुंह से सुनते, दूसरे लोगों के मुंह से सुनते, वो आरोप अब संघ लगा रहा है कि क्या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बीजेपी की हार हो गई, ये प्रश्न खड़ा होने लग गया। इसी के अलावा अगर आप देखेंगे, जैसे जो रतन शारदा हैं जिन्होंने इसमें लेख लिखा, उन्होंने कहा कि वोटर्स हैव गिवन बीजेपी मच नीडेड शॉक, वेटरन आरएसएस मेंबर रतन शारदा टेल्स आउटलुक। यानी वो भी लिख रहे हैं कि भाई जो बीजेपी को झटके की जरूरत थी वो झटका लगा है। Organizer blamed BJP's alliance with nationalist Congress party, Ajit Pawar for the poor mandate. Sharda wrote that the alliance with Pawar reduced the brand value of BJP and also made it just another party without any difference. यानी जो एनसीपी के साथ गठबंधन था उसको लेकर संघ जो है वो प्रश्न खड़े कर रहा है कि उससे बीजेपी की छवि को नुकसान हुआ। देखिए ये चर्चाएं हर जगह हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, जरा सीटें कम होती हैं तो हर आदमी सलाह देने आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। संघ तो सलाह देगी ही क्योंकि वो बीजेपी की, एक तरह से आप कहिए कि बीजेपी के लिए फादर फिगर है या कहिए कि माता पिता की भूमिका में रही है, तो वो तो सलाह देगी। लेकिन प्रश्न इस बात पर खड़ा हो रहा है कि इस तरह से खुले में चर्चा, ये संघ की बहुत आप कहिए कि आदत नहीं है, या क्रिटिसिज्म करना इस तरह से खुले में चर्चा हो, सुधार हो, ये संघ जरूर करता है। लेकिन इस तरह की चर्चाएं शुरू हो जाएं कि संघ और बीजेपी के बीच क्या चल रहा है, ये बहुत आम बात नहीं है। जैसे आप याद कीजिए कि अभी कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी का एक बयान आया, जरा उसको भी सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। अब मोहन भागवत जी का यह बयान 10 जून को आता है, रिजल्ट आने के 6 दिन के बाद। और प्रश्न यह खड़ा हो रहा है कि भाई मोहन भागवत जी इस तरह से मणिपुर की चर्चा कर रहे हैं। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई मोहन भागवत जी ने अगर 1 साल से मणिपुर जल रहा है तो 10 जून रिजल्ट आने के बाद का वक्त क्यों चुना? उन्होंने पहले ही क्यों नहीं कहा? क्या वो अगर मणिपुर को लेकर चिंतित थे तो पहले ही सरकार से कहते कि भाई आप ठीक काम नहीं कर रहे हैं? और क्या मोहन भागवत जी को यह नहीं पता कि मणिपुर में जो आग लगी उसकी वजह कोई सरकार की नीति नहीं थी, बल्कि कोर्ट का फैसला था आरक्षण देने का, जिसमें कि मैतेई और कुकी समाज के बीच तनाव बढ़ा और वहां पर किस तरह से फोर्सेस भेजी गई? इतना आसान नहीं है वहां पर इस तरह की शांति स्थापित करना या सब कुछ सामान्य कर देना। क्या ये सारी बातें मोहन भागवत जी को नहीं पता है? ये बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं और इसीलिए इस क्रिटिसिज्म को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या ये जानबूझकर ये एक प्रयास हो रहा है कि बीजेपी दबाव में आए, या वाकई आरएसएस चिंतित है और उन पॉइंट्स को उठा रही है जहां पर बीजेपी को नुकसान हुआ, और ये एक फेयर क्रिटिसिज्म है। तमाम तरह की बातें हैं, दोनों ही पक्ष की बात करने वाले लोग इस वक्त मौजूद हैं। इसी तरह से अगर आप देखेंगे एक और क्रिटिसिज्म जैसे आज नजर आया, इंद्रेश कुमार जी हैं आरएसएस के, उन्होंने कह दिया अहंकार ने भाजपा को 241 पर रोक दिया, राम सबके साथ न्याय करते हैं, जिस पार्टी ने घमंड किया तो उसे पूरी ताकत नहीं थी।
उन्होंने ये भी कहा कि जिनकी राम के प्रति आस्था नहीं थी उन्हें भी दंड मिला, उन्हें 234 पर रोक दिया गया। अब उनका एक बार बयान सुनिए, फिर आगे की बात करता हूं। 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है। अब इंद्रेश कुमार जी कह रहे हैं ये प्रभु का न्याय है। जिन्होंने राम की भक्ति की और अहंकारी हो गए उनको 241 पे प्रभु राम ने रोक दिया। लेकिन फिर कुछ लोग ये पूछेंगे कि प्रभु राम ने 241 पर रोका, लेकिन देश के कई राज्यों में मतलब क्लीन स्वीप किया बीजेपी ने। दक्षिण में बीजेपी की सीटें बढ़ी, सिर्फ 3-4 राज्यों को छोड़ दीजिए, राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल और यूपी, तो बीजेपी का परफॉर्मेंस जो है वो कहीं भी कमतर नजर नहीं आता। तो राम ने सिर्फ यूपी के लिहाज से न्याय किया या इस बात को मुद्दा बनाया जा रहा है? जैसे अगर आप देखेंगे इंद्रेश कुमार जी का जो बयान है उसमें उन्होंने कहा कि अयोध्या से भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह ने जनता पर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा कि 5 साल आराम करो, अगली बार देख लेंगे। ये आरएसएस की कार्यकारिणी के सदस्य हैं। अब कुछ लोग प्रश्न उठा रहे हैं उन्हीं पर। इंद्रेश कुमार अपनी विफलता का आरोप दूसरों पर लगा रहे हैं। ये राम मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास महाराज जी, उनका कहना है कि इंद्रेश कुमार जी जो है वो अपनी विफलता जो है वो बीजेपी पर थोप रहे हैं या दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई वो अहंकारी हो गए इसलिए राम जी ने उनकी सीटें घटा दी। लेकिन फिर प्रश्न ये भी उठेगा कि राम जी ने अरुणाचल में क्यों सरकार बनवा दी? राम जी ने ओडिशा में बीजेपी की पहली बार सरकार क्यों बनवा दी अगर राम जी नाराज थे तो? या फिर आंध्र प्रदेश में किस तरह से बीजेपी गठबंधन की सरकार बन गई? तो राम जी ने सिर्फ यूपी में ही सीटें क्यों घटाई, ये प्रश्न पूछा जाएगा अगर मुद्दा अहंकार का ही है तो। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कई लोग ये भी कह रहे हैं कि संघ जिस तरह से अभी ये दिखा रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि भाई संघ अपनी कमियां छुपाने के लिए जो है वो इस तरह की बातें कर रहा है, तमाम तरह की बातें चल रही भाई, अभी 10 मुंह 10 बात हो रही है। तो कुछ लोग ये भी याद दिला रहे हैं कि भाई संघ का जो मिशन था 2024 उसमें दत्तात्रेय हाउस बोले ने यूपी में डेरा डाला था, 7 दिनों के दौरान जो है वहां एजेंडा सेट हुआ था। तो इस तरह से क्या ये दिखाने का प्रयास हो रहा है कि जो रिजल्ट आया वो सीधे सीधे बीजेपी, नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी की जिम्मेदारी है, संघ का कोई रोल नहीं था? क्या इसमें जेपी नड्डा का जो बयान था कि भाई बीजेपी को अब उस तरह से जो है बीजेपी अपना काम करती है और उस तरह से संघ जो है उसकी जरूरत नहीं, जिसका बड़ा बखेड़ा हुआ, क्या उस बात से आरएसएस आहत हो गया, संघ आहत हो गया? लेकिन संघ क्या आहत होकर सार्वजनिक तौर पर अपने बयान देने लग जाता है? इसकी परंपरा तो संघ की नहीं रही है। इस तरह से संघ का व्यवहार तो नहीं देखा गया और इसीलिए कई लोग ये पूछ रहे हैं, अच्छा पूरे चुनाव में ये क्रिटिसिज्म भी है कि संघ ने ग्राउंड पर उस तरह से काम नहीं किया जैसे उसको करना चाहिए था। तो क्या संघ की जो अपनी नाराजगी थी उसका भुगतान बीजेपी को करना पड़ा जो सीटें कुछ कम हुई? अगर संघ भी अपनी भूमिका निभाता, इन समस्याओं को बैठकर पहले ही निपटा लेता, तो क्या बीजेपी वाकई वहां होती जिसकी बातें नरेंद्र मोदी कर रहे थे? या ये तनाव इतना बढ़ गया है कि अब सुलझ नहीं सकता? इस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि संघ की एक बैठक गोरखपुर में भी शुरू हो गई है, जिसमें कि मोहन भागवत भी पहुंच रहे हैं। 5 दिन की बैठक है और कहा जा रहा है कि उनकी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात संभव है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सैटरडे संडे जाते हैं, वहां पे जनता दरबार लगता है। अब मोहन भागवत भी गोरखपुर में होंगे, योगी जी भी गोरखपुर में होंगे। यूपी के जो रिजल्ट आए हैं उस पर इतनी चर्चा है, तो मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की चर्चा ना हो ये तो असंभव सा लगता है। इसलिए प्रश्न ये है कि ये चल क्या रहा है? सारे लोग अभी यही प्रश्न कर रहे हैं कि बीजेपी और संघ के बीच इस तनाव की वजह क्या है? देखिए, मुझे जो लगता है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि संघ और बीजेपी अलग हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को देखेंगे, जो संघ की बातें थीं, जो संघ के की सोच थी कि उन्हें इस देश में ये करना है, वो सब नरेंद्र मोदी ने करके दिया। जैसे अनुच्छेद 370 हटाना, संघ हमेशा से चाहता था कि अनुच्छेद 370 हटे, ये देश को तोड़ने वाला अनुच्छेद, और नरेंद्र मोदी सरकार ने वो करके दिखाया। इसी तरह से राम मंदिर,
संघ के एजेंडे में हमेशा से राम मंदिर था, टॉप प्रायोरिटी में था, और वो नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। इसलिए संघ सीधे सीधे ये नहीं कह सकता कि नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी दुनिया चला रहे हैं, वो जैसे ऐसा कोई नैरेटिव हो कि भाई वो आए और अपना काम करने लगे और भूल गए कि संघ क्या चाहता था या संघ की सोच क्या रही है। ये कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी भूल गए हो, ऐसा दिखता तो नहीं है। जिस तरह से पिछड़ों की, दलितों की बात होनी चाहिए, जो संघ कहता रहा है, वो कोशिश भी इस सरकार में दिखती है। जिस तरह से पिछड़ों को, दलितों को मौका मिला सरकार के अंदर, घर मिलना, राशन मिलना, वगैरह वगैरह जितनी चीजें। अब प्रश्न इस बात का है कि क्या बीजेपी और संघ के बड़े लोग आपस में बैठकर जिस तरह से बातें करते थे, क्या वो बंद हो गया है? क्या मन मुटाव हो गया है जिस वजह से ये चीजें हो रही हैं, या ये सिर्फ संकेत भर है जिससे कि ये हो कि मैसेज जाए कि भाई क्लियर कट इसमें चर्चा होगी और इसमें सुधार होगा, या एक टेबल पर बैठकर चर्चा हो, इसके लिए जमीन तैयार की जा रही है कि भाई कुछ बातें ऐसी हो कि कम से कम बैठकर चर्चा हो सके। मुझे लगता है कि ऐसी कोई स्थिति बनी नहीं कि संघ और बीजेपी के बीच जो है वो एकदम से कट ऑफ हो गया हो या बात नहीं हो सकती। और जो भी मनमुटाव है, जो भी परेशानियां दिखती हैं, कमियां दिखती हैं, अगर ये बंद कमरे में हो चर्चा और उस पर गंभीरता से विचार किया जाए, तो ये बड़ा सार्थक होगा बीजेपी, संघ और उसकी विचारधारा के से जुड़े हुए लोगों के लिए। क्योंकि ये खुले में जो हो रहा है, अभी तक तो संघ कह रहा है, अब अगर बीजेपी के लोग भी कुछ कहने लग जाएं, तो उससे ये दो तरफा चीज हो जाएगी। अभी तक ये है कि कम से कम बीजेपी खामोश है, चुप है, जैसे घर के बड़े बुजुर्ग कुछ बोलते हैं उस पर रिएक्ट नहीं करना है, सोचना है कि हाँ क्या हुआ, वही भूमिका अभी बीजेपी की दिख रही है। हाँ, ये जरूर है कि जेपी नड्डा वाला जो बयान था, उसको लेकर जो ग्राउंड पर भी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर एक नेगेटिव सेंटिमेंट गया, ये कई लोग बता रहे हैं। तो क्या जेपी नड्डा उस पर कुछ क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये तो उनको ही सोचना चाहिए। लेकिन संघ और बीजेपी अलग हो जाएंगे, नो बॉस। ये आप जो भी ऐसा 1% भी सोच रहा है वो किसी गलतफहमी में। ये एक फेयर क्रिटिसिज्म की तरह चीजें चल रही हैं। हाँ, खुले में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस पर चर्चा या बहस हो सकती है, लेकिन संघ जो कह रहा है वो उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी लाइन है, और उसको लगता है कि बीजेपी यहां यहां सुधार करेगी। जैसे घर में बड़े बुजुर्ग को लगता है कि अच्छा ये इतने घंटे पढ़ लेते तो तुम्हारा रिजल्ट बढ़िया होता, ये फलाना फिल्म देखने नहीं जाते, उससे दोस्ती नहीं करते तो आज तुम्हारा रिजल्ट बढ़िया होता। तो अब वो खुले में बैठ के आप मोहल्ले में चर्चा करें कि मेरा बेटा जो है उसने ऐसा कर दिया, उस तो सुना नहीं, वो तो अपने हिसाब से चलता है, ये संघ को सोचना है, या कमरे में ले जाकर बेटे को बैठाकर, बच्चे को बैठाकर ये समझाना है कि देखो जो ये चीजें हैं इसकी वजह से ये हुआ है, सुधार कर लो। क्योंकि दोनों साथ ही चलेंगे। संघ जो है वो एक तरह से आप समझिए कि जमीन तैयार करता चला जाता है, और बीजेपी जो है वो उसकी राजनीतिक इकाई के तौर पर वो काम कर रही होती है। संघ डेली अफेयर्स में घुसता हो ऐसा नहीं है, या संघ निर्देश देता हो कि ऐसा कर दो, ये भी नहीं होता। इसलिए संघ और बीजेपी साथ ही रहेंगे। जैसे घर परिवार में होता है कि चार बात एक दूसरे को सुना दिया, इसका मतलब अलग नहीं हो जाना है। लेकिन ये चीजें जो हो रही हैं, ये चर्चा का विषय बन रही हैं। अब संजय राउत कह रहे हैं कि संघ ही खत्म कर दे बीजेपी को, तो खत्म कर दे तो कौन करेगा? जो संघ की सोच है, विचारधारा है, उस विचारधारा को इस देश में राजनीतिक तौर पर क्या शिवसेना स्थापित करेगी क्या? जो अपनी विचारधारा छोड़कर कांग्रेस के साथ चली गई, जो शिवसेना अपनी विचारधारा कायम नहीं रख पाई, जो बाला साहब ठाकरे कांग्रेस को इतना कोसते थे, उस कांग्रेस के साथ शिवसेना ने गठबंधन कर लिया, वो संघ को बता रही है शिवसेना कि हाँ बीजेपी को खत्म कर दीजिए, तो सुन नहीं रहे हैं। तो इससे चार लोगों को बात करने का मौका जरूर मिल रहा है। इसलिए ये बीजेपी और संघ को आपस में बैठकर तय करना है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कई लोगों की तरफ से कि भाई ये जो भी होगा बेहतरी के लिए होगा, और इसका सलूशन जल्द से जल्द निकलेगा। आपकी राय क्या है इस पूरे विषय पर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।